किया है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, कल्चर मेथड हैं या कुछ हैं, उनसे करने में हमें लेट हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इंक्रीज हो जाती है एंड बीमारी को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। तो इसके ऑल्टरनेटिवली मैंने 2-3 टेक्नोलॉजी बताई हैं, इनको कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं देख लें एक बार, कोई डिफिकल्ट नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके, यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं म्यूटेशंस कि क्या डीएनए में कोई म्यूटेशंस तो कॉज नहीं हुई हैं, क्योंकि म्यूटेशंस अगर कॉज होंगी तो इससे फिनोटाइपिकल टाइप की चेंजेस डेवलप होंगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए तय किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये प्रिपेयर किया जाएगा, और आरएनए तो होता ही सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए इट इज टैग्ड विद, इसको टैग किया जाता है रेडियो एक्टिव प्रॉब, रेडियो एक्टिव प्रॉब। जो प्रॉब है वो डीएनए सिंथेसाइज किया गया है बट उसको रेडियो एक्टिव कर दिया गया है। अब हम उसको टैग कर रहे हैं विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और फिर ऑटो रेडियोग्राफी इसमें एक्सरेज। अब आपको पता है कि ये डीएनए किसके साथ टैग किया गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर हम जब भी एक्सरेज एक्सपोज उनको करेंगे और नीचे फोटोग्राफिक फिल्म लगाएंगे तो क्या होगा, बैंड्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो एक्स रेज के साथ शेड या बैंड प्रोवाइड करेंगे। इन बैंड्स को चेक करें, अगर बैंड्स का पैटर्न नॉर्मल है तो ऑल राइट, अगर बैंड्स के पैटर्न में कोई चेंज आ रही है तो दिस चेंज इंडिकेट म्यूटेशन। बैंड्स जो नॉर्मल हैं वो आपको पता है, बट जो बैंड्स आपने इस टेक्निक से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को टैग करके विद रेडियोएक्टिव प्रॉब आपने इसको एक्सपोज किया है एक्सरेज को, इस टेक्निक को कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। नीचे फोटोग्राफिक फिल्म लगाती हैं और उस फिल्म के ऊपर बैंड्स बनाए जाएंगे। अगर बैंड्स का पैटर्न नॉर्मल है तो नो म्यूटेशन नो चेंज, लेकिन अगर उसमें कोई जरा पैटर्न में, बैंड्स के पैटर्न में चेंज आ रही है तो इट मींस कि इसमें कोई म्यूटेशन हुई है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस इज आल्सो पॉसिबल। ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ही है जिसके हेल्प से हम कोई अर्ली म्यूटेशन अगर है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पर भी या डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस पर भी कभी कभी क्वेश्चन होता है एग्जाम में।
और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के रूप में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। विद दिस हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट किए हैं। कहां कहां पर हमने इनको देखा है? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने क्या प्रिपेयर किया था? बीटी कॉटन एंड mRNA साइलेंसिंग, नेमाटोड रेजिस्टेंस डेवलप किया था, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आपने क्या किया है? जीन थेरेपी की है, किसी भी डिसऑर्डर को, जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करना बाय अप्लाइंग आवर नॉलेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन सिंथेसाइज किया है इन E. coli एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। और फिर हमने यूज किया है डायग्नोसिस के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया है म्यूटेशंस के लिए। हमने इसको यूज किया है एलिसा टेस्ट को फॉर HIV डिटेक्शन, PCR को फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ HIV। इसके बाद हम कुछ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात। होते क्या है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? ये GM ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन में, या फिर GM ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कौन से हैं ये ऑर्गेनिजम्स? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं in which foreign gene has been introduced by genetic इंजीनियरिंग की नॉलेज को अप्लाई करके कोई फॉरेन जीन इनमें इंट्रोड्यूस की गई है। ये फॉरेन जीन व्हाट इट डू? इट सिंथेसाइज इट्स प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट बनाती है। तब हम उसको किसी भी मेथड से बायोरिएक्टर में कल्चर करके या लेबोरेटरी के रूप में कल्चर करके प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने बनाए हैं, इनके फायदे क्या हैं? फायदे तो हैं, बट इनके नुकसान भी हो सकते हैं। ये कंट्रोवर्शियल है कि इनके फायदे ही फायदे हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। हमें अभी इनके फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट कुछ फायदे तो हैं जिनकी वजह से हम इनको बनाते हैं। एक तो इनको बनाते समय हम देखते हैं कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं या GM ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी फिजियोलॉजी चेंज नहीं हो जाती GM बनने के बाद। जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद इनकी फिजियोलॉजी चेंज नहीं होती, सेम फिजियोलॉजी वैसी ही रहती है जैसे इनकी अगर ट्रांसजेनिक ना हो। बात तो समझें, इनकी जो फिजियोलॉजी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिजाइन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। अब आपको पता है कि इनकी फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी GM ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू नॉर्मल ऑर्गेनिज्म। तो इससे हम क्या फायदा उठाएंगे? इनकी फिजियोलॉजी सेम है। अब मान लीजिए कोई जीन, देयर इज अ जीन दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, उसका रेगुलेशन कैसे होता है? वी कैन नो
ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ। हम इससे जान सकते हैं फिजियोलॉजी सेम होने की वजह से कि जीन रेगुलेशन इनमें कैसे होता है। अरे जैसे नॉर्मल में हो रहा है वो इनमें भी हो रहा है, बट इनका हमें कल्चर करके पता लग जाएगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है वी कैन नो अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन, जो कि अदरवाइज स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में हमने कोई भी जीन इन नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में डाल करके चेक करना चाहा है कि जो हमने जीन डाली है वो फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमारी पसंद का प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारी जीन ने फंक्शन किया है या नहीं किया है, ये पता लगाया जा सकता है। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का पहला यूज है फिजियोलॉजी से होने की वजह से हम इनको यूज कर सकते हैं। इनके ऊपर हम स्टडी ऑफ डिजीज, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं टू स्टडी डिजीजेस। और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मैंने ऊपर लिखा भी है। इनसे हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये तीसरा एडवांटेज है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं होता, सिर्फ आप इनके फायदे हैं कि हम इनको फिजियोलॉजी को स्टडी करने में, तो फिजियोलॉजी क्योंकि सिमिलर होती है तो जीन एक्शन को देखने में काम में ला सकते हैं, डिजीजेस की स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हम शुरू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम बता रहे हैं कि प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को आप बना करके सिंथेसाइज करके आइसोलेट करके पूरा प्रोसेस मैंने आपको कराया है, तो आप पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। नंबर 4, वैक्सीन सेफ्टी, टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी। जो वैक्सीन बनाई जाती हैं, क्योंकि आपने कहा है कि इनकी फिजियोलॉजी सिमिलर टू नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स, तो हम इनको वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डायरेक्ट हम इसी वैक्सीन को, हाँ, हम ह्यूमन में यूज नहीं करते, पहले इनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में टेस्ट करते हैं, क्योंकि इनका भी रिजल्ट वही शो करेगी वो जो हमारे में करेगी। तो फिर ऐसे ही कोई केमिकल टेस्टिंग है। आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन होगा कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं एंड व्हाट आर देयर यूजेस। तो सिंपली इन यूजेस की लिस्ट बनाएं, आपको कोई एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं कहेगा, बट अगर कोई एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा है तब आपको एक्सप्रेसिव होना होगा और लैंग्वेज को यूज करके इनको एक्सप्लेन करना होगा। तो 2 मिनट और लगा लें, 2-3 मिनट्स बुक में देखें, वर्ड सेम है, नहीं तो फिर हम करते हैं एथिकल इश्यूज।
एथिकल इश्यूज ये क्या हैं? देखिए, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। तो क्या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना, क्या ये प्रकृति के नेचर के अगेंस्ट तो नहीं है? या कोई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो सकती कि ये हमारे कंट्रोल से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं एंड देन दे क्रिएट सम हैवक, कोई और प्रॉब्लम खड़ी करें? क्या किसी ऑर्गेनिज्म को नेचर ने जैसा बनाया है हम उसको चेंज करके मॉडिफाई करके उसको नेचर के अगेंस्ट ले जा रहे हैं? इज इट करेक्ट? क्या ये ठीक है? क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो नॉर्मली नहीं बन रहे हैं और उनको हम मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में बना रहे हैं, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम एथिकल इश्यूज में रखते हैं। इनका हालांकि हमारे को इनसे कोई क्वेश्चन के फॉर्म में कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है GEAC। इन एथिकल इश्यूज को देखती है कि GEAC, जी से जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है इन एथिकल इश्यूज को कि क्या हम जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, वो बनाना ठीक ही है या नहीं, इनकी वैलिडिटी क्या है, इनकी वैलिडिटी का भी इसके पास कंट्रोल है, इनकी सेफ्टी क्या है, क्या क्या करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी? बताइए क्या क्या कर रही है, क्या इसका एम है? इसका पहला एम है कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं क्या इनको बनाना एथिकली ठीक है या नहीं। डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द जीएम रिसर्च। इसकी सेफ्टी क्या है, सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स कि क्या ये सेफ हैं या नहीं है, ये पता करती है। क्या मॉडिफिकेशन या यूजेस ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस एज फूड, उनको फूड के रूप में हम यूज कर रहे हैं, ये जीव जीव का ही सारा काम है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वैलिडिटी को पता लगाना, इनकी एफिकेसी का पता लगाना, इनके कोई इल इफेक्ट्स हैं उनका पता लगाना, कि हम जीएम क्रॉप करके खाए जा रहे हैं, क्या इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट हमारे हेल्थ पर तो नहीं होगा, या कोई हमें ऐसा रेजिस्टेंस तो हमारी बॉडी में पैदा नहीं हो जाएगा कि उसका कोई ट्रीटमेंट ही हमारे पास ना हो। तो ये कुछ इस तरह के गंभीर एथिकल इश्यूज हैं जिनको देखने के लिए जीईएसी, सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट है कि जीईएसी क्या है एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस।
तो जीक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एथिकल इश्यूज को देखती है, जिसमें हम क्या देखते हैं, एफिकेसी ऑफ द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, वैलिडिटी ऑफ द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, और डिसीजंस लेती है कि कितने सेफ हैं, क्या हमें यूज करने चाहिए या नहीं, और इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन सब का पता ये लगाता है। राइट, एक बायो पेटेंट भी होता है, बायो पेटेंट, एंड एक है बायो पायरेसी। इन पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज बायो पेटेंट। अब मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, कोई पर्सन है, उसने रिसर्च की है और वो इस रिसर्च को अपने नाम, क्योंकि उसका काम है ये किया हुआ, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसको ऑनर मिलना चाहिए, उसको पैसा मिलना चाहिए, तो ये तो राइट है, प्रॉपर है, दिस इज कॉल्ड बायो पेटेंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ रिच नेशंस जिनके पास अपनी नॉलेज कम है बट फाइनेंसिस अच्छे हैं, वो इनको अनऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड पेटेंट ले लेते हैं, राइट ले लेते हैं इस रिसर्च को यूज करने का या कोई प्रोडक्ट को यूज करने का, तो दिस इज कॉल्ड बायो पेटेंट। अब वो अथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड है तो जीक वहां भी ऑब्जेक्शन करेगा, और अगर वो जायज है, उसका रिसर्च है तो ठीक। अब अमेरिका का एग्जांपल देते हैं, बासमती हमारी है, बासमती राइस, लेकिन पेटेंट अमेरिका करा लेता है, तो इसका हमें क्या नुकसान होगा, महंगा मिलेगा हमें, हमारा ही राइस जो हमें कम रेट पर मिलना था वो कई गुना मैग्नीफाई होकर के रेट में मिलेगा। तो दिस इज बायो पेटेंटिंग, और बायो पायरेसी भी यही है बस। अब अनऑथोराइज्ड और इलीगल किसी के रिसर्च को यूज करना, किसी को वो देना, दिस इज बायो पायरेसी। बायो पायरेसी का मतलब क्या है, अनऑथोराइज्ड और इलीगल और अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स किसी का है, बाई मल्टीनेशनल कंपनी। तो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से कुछ बहुत ही मुश्किल नहीं है बात, सिंपल लिटरेरी बात है, इसको लिटरेचर के रूप में स्टडी करें, एक बार देख लें कि नीम एक बायोपेटेंट का एग्जांपल हो सकता था, सो रिसोर्स हमारा है, फायदा कोई और उठाना चाहता है, तो इसको हम बायोपेटेंट के रूप में हम स्टडी करेंगे। राइस इज इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन, इसका पूरी कहानी क्या है और बायोपायरेसी क्या है, तो इसके लिए क्या एक्ट वगैरह बन रही हैं, आप अपनी बुक को रीडिंग लें, इसमें मेरे बताने वाला या समझाने वाला अंडरस्टैंडिंग वाला कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल एक कहानी के रूप में स्टोरी है ये, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, देन वी प्रोसीड टू क्वेश्चंस। 5 मिनट के बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे टॉपिक के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं।
See exercise questions. The first question is crystals of Bt toxin. Bt toxin Bacillus thuringiensis यूज किया गया है फॉर Bt cotton formation. So the crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria. कितनी बार मैं आंसर आपको दे चुका हूं. एंड इसके लिए वो कहता है कि क्रिस्टल जो है Bt toxin के produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because four options are there. The bacteria are resistant to toxin. No, ऐसा नहीं है. Toxin is immature. ऐसा भी toxin को mature नहीं होना होता. Toxin is inactive. This is right answer. ये active कहाँ होता है? Only in the gut of bollworm. उसकी gut में जाके intestine में जाकर के ये active होता है. तो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होगा. What are transgenic bacteria? अभी भी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको. अगर इसने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहा है तो these are bacteria in which foreign gene has been introduced by genetic engineering. अभी मैंने डिफाइन किया था ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहा है तो आप बैक्टीरिया वर्ड यूज कर लें. है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आपने स्टडी किया था कि इनको हम कहाँ यूज कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने में. ठीक है. तो और ट्रांसजेनिक जीन इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? किसी प्रोडक्ट को स्टडी करने में. तो इनके यूजेस आप इसमें लिख देंगे. एक एग्जांपल इसमें ले लेंगे कि ई कोलाई जिसमें हमने इंसुलिन बनाया है. आप इंसुलिन का एग्जांपल दे करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और जो बीमारियां हैं उनका भी पता लगाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने के क्या फायदे हैं? हम ये अब तक डिस्कस कर रहे थे कि वो रेजिस्टेंट टू पेस्ट हैं, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट हैं. ये सारे इनके एडवांटेजेस हैं. इनको लिस्ट में बनाइए. लेकिन नुकसान क्या हो सकते हैं? ये कंट्रोवर्शियल इशू है. अगर इतना ही नुकसान है तो फिर इनको अप्रूवल कैसे मिलती है? बट फिर भी हम जो पॉसिबल हार्म्स हैं उनको यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. इनसे कोई एलर्जी हो सकती है, ये रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स? ये भी आप बैसिलस thuringiensis को ही करें कि they have got certain genes called cry genes
Product of these crygenes is called cryprotein. Product of crygenes is called cryprotein. Name an organism that produces it. It is Bacillus thuringiensis. How has man exploited this protein to his benefit? पूरी प्रोसीजर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बीटी कॉटन. बीटी कॉटन में बेसिलस thuringiensis जिसमें क्राइजीन्स होती हैं जो क्राइप्रोटीन बनाती हैं, that cryprotein is used as a toxin for ball wars. कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. आप अगर स्टडी करेंगे कंटेंट्स को तो आपको क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज जीन थेरेपी? डिटेल में हमने कल भी किया था, आज भी रिपीट किया है. और एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी 4-year-old बेबी में ये ट्राई किया गया था. लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करके कल्चर करके विद एडीए जीन ताकि उनमें इंसर्ट की जा सके. Diagrammatically represent the experimental steps in cloning and expressing an human gene, say gene for growth hormone into a bacterium like E. coli. आपको यहाँ recombinant DNA कैसे बनाना है वो steps को use करके उन steps को diagrammatic show करना है कि दोनों का DNA निकालेंगे, isolate करेंगे, फिर उसको integrate करेंगे, recombinant बनाएंगे, suitable host में डालेंगे. उन सभी steps को आप करेंगे. Can you suggest a method to remove oil hydrogen from seeds based on your understanding of recombinant DNA technology and chemistry of oil? Yes. इस स्टेप को हालांकि हमारे इस टॉपिक से लेकर यहाँ नहीं होगा, बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्लाई करके आप इनको देख सकते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस. वो हम अच्छी तरह स्टडी कर सके हैं. गोल्डन राइस जो है ये फोर्टिफाइड राइस है, विटामिन रिच बनाया गया है, इसमें विटामिन भी डाल दिए गए हैं. इसको करने के लिए आप गोल्डन राइस, ये विटामिन रिच है और बायोफोर्टिफाइड है, बायोफोर्टिफिकेशन करती है. Does our blood have proteases and nucleases? अगर उसमें प्रोटीन्स होंगे तो हमारे प्रोटीन्स को खत्म कर देगा वो, तो फिर एंजाइम. प्रोटीन्स तो हमारे ब्लड में बहुत हैं. 10% 7 to 8% ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं और वो प्रोटीन्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. तो डज आवर ब्लड हैव प्रोटीजेस एंड न्यूक्लियसेस? कुछ प्रोटीजेस एंड न्यूक्लियसेस होते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियसेस होगा तो हमारे आरबीसीज में डीएनए वगैरह को खत्म कर देगा, तो नो प्रॉब्लम, नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. Consult internet and find out how to make orally active protein pharmaceuticals. ये इंटरनेट का काम है, मतलब क्वेश्चन के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें क्वेश्चंस भी एप्लीकेशंस पर ही आएंगे. इस तरह के क्वेश्चंस की हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं. With this, we complete the chapter biotechnology applications and principles. हमारे टॉपिक फिनिश है. क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें, एमसीक्यूज करें और चैप्टर इसको यूनिट को प्रिपेयर करें. अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, दैट विल बी ऑन टुमारो. आज नहीं, थैंक यू.